बच्चों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से आपको इस काउंसलिंग की प्रक्रिया को में पार्टिसिपेट करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जो है वो इसमें लगने वाले हैं, साथ ही साथ किस तरीके से आपको अपनी काउंसलिंग की फॉर्म भरना है। तो क्या करना है, सर्विसेज वाले ऑप्शन पे जिस तरीके से आपको पहले क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास पेज खुल के आएगा। इस पेज में बेटा सबसे पहले नंबर पे आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एडमिशन फॉर रेगुलर स्टूडेंट। हेलो एवं नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे छात्र छात्राओं को जिन्होंने 2025 में एमपीपीएटी की परीक्षा दे दी है, उनके लिए बच्चों अब काउंसलिंग का दौर जो है वो चालू हो गया है। सर्वप्रथम इस वर्ष जो है वो सबसे पहले महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की काउंसलिंग जो है वो चालू होने जा रही है। हर वर्ष के विपरीत, जैसा कि हर वर्ष तक बच्चों सबसे पहले जब हमारी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय साथ ही साथ राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, दोनों ही विश्वविद्यालयों की काउंसलिंग पूर्ण होने के बाद हमारी महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय की चित्रकूट की काउंसलिंग हुआ करती थी। लेकिन इस वर्ष हर वर्ष की उलट एमपी ईएसबी बोर्ड ने जो है बच्चों वो उलट करके पहले महात्मा गांधी या जिसे हम बोल सकते हैं एमजी सीजीबी की चित्रकूट जो है हमारा ग्रामोदय विश्वविद्यालय की काउंसलिंग की प्रक्रिया सबसे पहले चालू किया हुआ है। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, जो भी लोग जो इस काउंसलिंग को करा रहे हैं उनसे बहुत बहुत मुझे हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि कृपया कर जिस तरीके से लगातार इतने सालों से हमारी प्रक्रियाएं जो चलती आ रही थी उनमें बिल्कुल भी तरीके से आप फेरबदल ना करें। इसमें बच्चों होगा क्या, इसमें वो बच्चे जिन्होंने अच्छे प्राप्तांक हासिल किए हुए हैं और उनको जो है वो जबलपुर और इंदौर जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिल सकता है, वो अगर यहाँ पे अपनी पहले काउंसलिंग कराने के बाद अगर अपनी सीट सुनिश्चित कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे उनकी फीस जो है बच्चों वो डूबने वाली है और वो बिल्कुल भी किसी तरीके से रिफंड नहीं होगी। सेम इसी तरीके से जो हमारी छत्रसाल यूनिवर्सिटी है उसकी भी परीक्षा है बच्चों को इस बार पहले ले ली गई, इसकी काउंसलिंग पहले ही करा दी गई। इसमें हुआ क्या, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बाद में एमपीपीएटी की परीक्षा दी और अच्छे प्राप्तांक हासिल किए हैं, उन्होंने अगर उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया होगा तो उनके वो पैसे जो है वो निश्चित तौर पे डूबने वाले हैं या डूब चुके होंगे। तो सबसे पहले मैं सभी छात्र छात्राओं से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग भी इस चीज का विरोध करें और हमारे साथ आगे बढ़े, क्योंकि बच्चों हर एक प्रक्रिया किसी एक निश्चित सीमा और निश्चित बच्चों स्टेप के माध्यम से पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी आप किसी प्रक्रिया को उलट देते हैं, कभी किसी काउंसलिंग पहले कराने लगते हैं तो कभी किसी विश्वविद्यालय की काउंसलिंग पहले कराने लगते हैं। इस तरीके से क्या होता है, बच्चों को बहुत ही तकलीफ होती है और बच्चे ये अपना निर्णय लेने में असक्षम होते हैं कि सर ऐसा ना हो कि कहीं हमारे वो यूनिवर्सिटी हमने इसको छोड़ दी और हमारी नई यूनिवर्सिटियों में हमारा चयन ना हो तो ना हमारी इस यूनिवर्सिटी की सीट हम ले पाए और ना उन यूनिवर्सिटियों की सीट ले पाए। तो इस तरीके से जो झोलमेल कर रही है सरकार, वो कृपया कर अपनी एक सुनिश्चित रूपरेखा बनाए और हर वर्ष की तरह जिस तरीके से समय सारणी के अनुसार जिन कॉलेजों को पहले बच्चे जो है वो अपनी प्राथमिकता देते हैं, कृपया करके उन्हीं कॉलेजों की काउंसलिंग पहले कराने का कष्ट करें। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से आपको इस काउंसलिंग की प्रक्रिया को में पार्टिसिपेट करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जो है वो इसमें लगने वाले हैं, साथ ही साथ किस तरीके से आपको अपनी काउंसलिंग की फॉर्म भरना है। बहुत ध्यान दीजिएगा, मैं इस वीडियो में आपको ना सिर्फ पूरी स्टेप बल्कि फॉर्म भर के भी आपके सामने लाइव तरीके से दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल सके और कई बच्चे जो मिस्टेक कर देते थे वो मिस्टेक उनके द्वारा ना हो। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट की काउंसलिंग की प्रक्रिया। इस वीडियो में बच्चों हम रजिस्ट्रेशन से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक की संपूर्ण जानकारी जो है वो हम जानने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों कल हमारा विश्वविद्यालय ने जो है बेटा वो एक प्रेस जारी करके या नोटिस जारी करके उन्होंने बता दिया था कि जो हमारी प्रक्रियाएं चालू होने वाली हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की और शुल्क भुगतान की, बच्चों जो हमारी प्रक्रियाएं चालू होने वाली हैं ये हमारी कल ही यानी 9/9/2025 से चालू हो चुकी हैं और बच्चों ये 21 तारीख तक चलने वाली हैं। ये खबर आपने कहीं ना कहीं सुन ली होगी और अगर नहीं सुनी है तो एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं कि बच्चों सबसे पहले हमारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की, ये ऑनलाइन आपको ऑनलाइन एमपी ऑनलाइन के माध्यम से करना है, अभी आपको कहीं भी कॉलेज विजिट नहीं करना है। उसके बाद आपको शुल्क भुगतान कर देना है, काउंसलिंग की जो फीस है वो भी आपको ऑनलाइन भर देनी है। इसके लिए जो तारीख निर्धारित की हुई है, बीएससी ऑनर्स से एग्रीकल्चर में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो 9/9/2025 से लेके बेटा 21/9/2025 के बीच में 21 तारीख को रात 12 बजे से पहले पहले तक आप अपनी ये प्रक्रिया कर सकते हैं।
उसके बाद जब विश्वविद्यालय में शेष शुल्क जो आपके पास जो बचेगी, जब आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, जब जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी यूनिवर्सिटी द्वारा, तो यूनिवर्सिटी द्वारा जब मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी तो 29 तारीख को, इसी महीने की 29 तारीख को बेटा, जिन बच्चों को फ्री सीट आवंटित होनी है वो है विश्वविद्यालय जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और साथ ही साथ अपना जो है वो वहां पे फीस जमा करेंगे। और जिन बच्चों को पेमेंट सीट जो है वो नियुक्त की जाएगी, वो बच्चे 30 तारीख को अपने विश्वविद्यालय, यानी कि आपको जाना है कहाँ, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सटना में जाके अपने डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन करा के अपना एडमिशन जो है वो डन करा देना है। तो सबसे पहले आपको ये 2 तारीख याद रखनी है कि 9 तारीख से 21 तारीख के बीच में आपको फॉर्म भरना है। कैसे फॉर्म भरना है 2 मिनट के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं, पूरी स्टेप बाय स्टेप। तो तारीखों का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर आपको 2 तारीख यहाँ पे ध्यान रखनी है सॉरी, एक 29 तारीख हो जाती है बेटा, और एक हो जाती है हमारी कितनी, 30 तारीख। ये सारी जो प्रक्रिया आपकी चलने वाली है काउंसलिंग की, सारी प्रक्रिया जो चलने वाली है बेटा, ये 3 चरणों में पूरी होने वाली है। कितने चरणों में पूरी होने वाली है? 3 चरणों में पूरी होने वाली है। चरण नंबर 1 में बेटा सबसे पहले आपको एमपी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है, ऑनलाइन पंजीयन कराना है। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा लेना है। स्टेप नंबर 1 आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। चरण नंबर 2 या स्टेप नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें बेटा आपको ऑनलाइन अलॉटमेंट प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डीबी कराने के लिए आपको विश्वविद्यालय में समय अनुसार, जो समय जो आपकी तारीखें दी हुई है उस अनुसार आपको उपस्थित होना है। सेकंड स्टेप में आपको ये करना है। और थर्ड स्टेप में बेटा आपको क्या करना है कि विश्वविद्यालय में उपस्थित तथा प्रवेश के लिए अटेंडेंस और एडमिशन इन कॉलेज, थर्ड स्टेज में आपका जो है वो लास्ट में फाइनल जो है वो आपका एडमिशन दे दिया जाएगा। और आपको प्रथम सेमेस्टर बीएससी एग्रीकल्चर आपकी जो है वो कोर्स कहां से बच्चों, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से आपका प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एमपीपीएटी के अंतर्गत ये कॉलेज भी अपना आता है और ये कॉलेज भी एमपीपीएटी के अंतर्गत अपनी काउंसलिंग कराता है। तो बिल्कुल भी आप जो है वो कंफ्यूज ना हो। अगर इस कॉलेज में आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो केवल और केवल इसी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने वाला है। चलिए आगे अगर हम देखें तो बेटा काउंसलिंग में एमपीपीएटी परीक्षा 2025 के प्राप्त अंकों के आधार पर पंजीकृत होने वाले समस्त श्रेणी के समस्त अभ्यर्थियों को निम्नलिखित 1 से 3 चरण का पालन करना होगा। पहले चरण में बेटा आपको क्या करना है, पहले चरण में आपको ऑनलाइन पंजीयन कराना है। समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन समस्त जो हमारा पंजीयन कराना होगा, ऑनलाइन पंजीयन आपको कराना होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिए सभी अभ्यर्थियों को एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। सबसे पहले पंजीयन हेतु अभ्यर्थियों को इंटरनेट के माध्यम से महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट की वेबसाइट पे बच्चों, जो वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है mgcgb.mponline.gov.in पे जाके प्रदेश में कहीं से भी, या चाहे तो आप अपने घर पे बैठे बैठे अपने फोन से और अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर से भी इस प्रक्रिया या पहले चरण को पूरा आसानी से कर सकते हैं। जब हमारा पहला चरण पूरा हो जाएगा तो सफलतापूर्वक लॉग इन पश्चात अभ्यर्थियों को अपने एमपीपीएटी रोल नंबर तथा जन्म तिथि का उपयोग कर विश्वविद्यालय में पंजीयन करना है। इस कार्यवाही के लिए निम्न अनुसार प्रक्रिया का पालन करना होगा। आपको क्या करना है, जो आपने एमपीपीएटी में रोल नंबर जो आपने दिया हुआ है और जो आपने जन्म तिथि का उपयोग किया हुआ है, ठीक उन्हीं का उपयोग करके आपको विश्वविद्यालय में अपने आप को पंजीयन कराना पड़ेगा। अभ्यर्थियों को शुल्क जमा करनी है बेटा 600 रुपए। तथा अगर मैं बात करूं महिलाओं की तथा एसटी एससी वाले छात्र छात्राओं या अभ्यर्थियों के लिए इनके लिए जो फीस होने वाली है ये होने वाली है रुपए 300 रुपए। ऑनलाइन भुगतान करना होगा जो नॉन रिफंडेबल होगा। याद रखिएगा बेटा कि ये जो पैसा है आपका, ये 600 रुपए और ये 300 रुपए, ये संपूर्ण या पूर्ण रूप से नॉन रिफंडेबल होना वाला है। अगर आपने एक बार इसको भर दिया तो बच्चों दोबारा आपके पास रिफंड होके नहीं आएगा। शुल्क भुगतान के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल पे दिए गए विकल्पों का उपयोग आप कर सकते हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के पास आपके पास जैसे यूपीआई का ऑप्शन है, जैसे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, और अगर आप एमपी ऑनलाइन पे जाते हैं तो कियोस्क के माध्यम से भी आप अपना शुल्क जमा कर सकते हैं। शुल्क कौन सा, याद रखिएगा अभी फीस की बात नहीं चल रही है। अभी आपको जो काउंसलिंग के लिए जो मूल्य या जो यहाँ पे फीस जो आपकी निर्धारित की हुई है 600 रुपए और 300 रुपए, इस फीस को या इस शुल्क को आपको अभी
जमा कराना होगा। इसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप खत्म हो जाता है और सेकंड आपकी स्टेप चालू हो जाती है, जो रहेगी आपकी बेटा काय की ऑनलाइन अलॉटमेंट की और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। सभी आवेदकों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन के समय पे प्राप्त एमपीपीएटी के अंक और श्रेणी के आधार पर समस्त अभ्यर्थियों को सूची जो है वो जारी की जाएगी और सूची के अनुसार मूल दस्तावेजों का विश्वविद्यालय में दिए गए तिथियों के अनुसार, जैसे कि 29 तारीख है एक हमारी फ्री सीट के लिए और पेमेंट सीट के लिए जो 30 तारीख निर्धारित की हुई है, उसमें वहां आपको जाने के लिए या जाने के बाद प्रवेश हेतु सत्यापन कराना होगा और अपना प्रवेश जो है वो निश्चित कराना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट बेटा जो आपके लगने वाले हैं, सबसे पहले आपको लगने वाला है एडमिट कार्ड परीक्षा एमपीपीएटी 2025 की जो आपका रिजल्ट आया है, वो आपको यहाँ पे या जिसे हम अंक सूची बोलते हैं, वो आपके पास निश्चित तौर पे एक अच्छे माध्यम से एक क्लियर जो है वो पीडीएफ के माध्यम से उसको प्रिंट आउट आप निकाल के अपने पास उसको संरक्षित रख ले। उसके बाद बच्चों 10वीं की मार्कशीट लगने वाली है, 12वीं की लगने वाली है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र, ये बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपके पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आपको पेमेंट सीट में ही दाखिला दिया जाएगा अदर स्टेट का समझ के। जिन भाई बहनों ने या जिन छात्र छात्राओं ने कृषक प्रमाण पत्र लगाया हुआ है उनको कृषक प्रमाण पत्र, स्वतंत्र संग्राम सेनानी और सैनिक प्रमाण पत्र जिन छात्र छात्राओं ने लगाया हुआ है उनको वो ले जाना है। गैप सर्टिफिकेट जिन छात्र छात्राओं ने मान लीजिए 2024 में अपनी 12वीं 12th बोर्ड की परीक्षा पास कर ली थी 2024 में और फिर उन्होंने 2025 तक बेटा एमपीपीएटी की तैयारी करी, ये एक साल उन्होंने एमपीपीएटी की तैयारी करी गैप लेके। यहाँ इस समय उन्होंने किसी भी कॉलेज में या किसी भी संस्थान में एडमिशन नहीं लिया था। तो 2024 में आपकी 12वीं पास हुई और 2025 में मतलब एक साल 2024 से लेके 25 एक साल तक आपने तैयारी की हुई थी, तो आपका यहाँ पे गैप हो जाएगा, तो ये गैप सर्टिफिकेट आपका बनने वाला है। इस वीडियो पे या इस चैनल पे एक वीडियो डली हुई है जिसमें समस्त प्रकार के डॉक्यूमेंट किस तरीके से बनवाने हैं और कैसे डॉक्यूमेंट बनेंगे, आप उस वीडियो को देख के ये सारी चीजें अपनी बनवा सकते हैं। उसके बाद जिन बच्चों ने ईडब्ल्यूएस कोटे से उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगना है, पीडब्ल्यूडी वालों को पीडब्ल्यूडी लगना है। इसके साथ साथ ऑनलाइन आवेदक का प्रिंट आउट और शुल्क भुगतान की पावती, ये जो आप अभी मैं आपको बताऊंगा, ये फॉर्म जब आप भरेंगे, ये फॉर्म जब आप अपनी पहले चरण में जो आप फॉर्म भरा है, तो आपने ये जो फीस जो आपने यहाँ पे भरी हुई है, इन फीस की पावती प्लस इस फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन आपका रहेगा वो भी आपको अपने साथ जो है वो संभाल के रख लेना है। ये आपको डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होगा तब ये सारी चीजें आपको वहां पे वेरिफिकेशन कराने की आवश्यकता पड़ेगी अपने कॉलेज में। उसके बाद बेटा थर्ड स्टेप जब आपकी आएगी कि विश्वविद्यालय में उपस्थिति देके आपको अपने प्रवेश को जो है वो शो करा लेना है आपको डन। इसके लिए क्या कराना पड़ेगा, अभ्यर्थी प्रवेश लेने हेतु संस्थान या संस्था में काउंसलिंग शुल्क भुगतान की पावती, जो आपने काउंसलिंग शुल्क की भुगतान किया हुआ था जो मैंने अभी आपको बताया है, तथा अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र, जो प्रमाण पत्र अभी हमने लिस्ट देखी थी, आवश्यक शुल्क के साथ, शुल्क आपकी क्या होने वाली है मैं अभी बता देता हूं, आवश्यक शुल्क के साथ उपस्थित होंगे। कहां पे होना है ये होना है उनको अपने कॉलेज में। फ्री सीट वाले जो बच्चे रहेंगे उनको जो शुल्क लगने वाली है वो लगने वाली है 17,635 रुपए। और वहीं अगर पेमेंट सीट की बात करूं तो पेमेंट सीट में जो बच्चे को एडमिशन मिलेगा, ये कब आपको पता चलेगा, ये पता चलेगा जब आपकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी यूनिवर्सिटी द्वारा। उस लिस्ट में आपको देखना होगा कि आपका नाम जो है वो फ्री सीट में अलॉट हुआ है या पेमेंट सीट में अलॉट हुआ है। उस हिसाब से आपको जो है यहाँ से फीस अपनी व्यवस्था कर लेनी है। पेमेंट सीट की जो फीस होने वाली है वो होने वाली है 37,335 रुपए का भुगतान करने के उपरांत ही प्रवेश आपका मान होगा। फ्री सीट में प्रवेश पाए एससी तथा एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को आवश्यक शुल्क का भुगतान मध्य प्रदेश शासन के नियम अनुसार करना होगा, किंतु इस कैटेगरी में अभ्यर्थी पेमेंट सीट में प्रवेश पाते हैं तो उन्हें आवश्यक जो है वो 37,335 रुपए का भुगतान करने के उपरांत ही प्रवेश मान होगा, चाहे आप एसटी एससी के क्यों ना हो। लेकिन अगर आपका अलॉटमेंट पेमेंट सीट में आता है तो बच्चों आपको कैटेगरी का किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा और आपको पूरी की पूरी फीस व्यय करनी पड़ेगी, जो कि एक पेमेंट सीट धारक छात्र को करनी पड़ेगी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेजों को विश्वविद्यालय में नियत दिनांक पर प्रस्तुत करेगा
उसके उपरांत आवश्यक प्रवेश शुल्क का भुगतान विश्वविद्यालय में करने के बाद शुल्क पावती की एक छाया प्रति संस्थान में जमा करके तथा एक अपने पास रख लेंगे। ये सारी चीजें जो आपके पास जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, कॉलेज में आपकी जो है वो फीस सबमिट हो जाएगी, तो जो आपको वहां से पावती दी जाएगी, एक पावती को एक अपने जो पूरे डॉक्यूमेंट है उनको आपको कॉलेज में जमा कर देना है और एक प्रतिलिपि आपको अपने पास रखनी है। तो ये आपके 3 चरण होने वाले हैं। 3 चरण बहुत अच्छे से समझ लेने हैं, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। एक एक चीज आपको यहाँ पे मैंने समझा दी है। ये 3 चरण होने के बाद आपको कॉलेज में जो है वो दाखिला मिलेगा। लेकिन इस 3 चरण को करने से पहले जो सबसे पहला चरण हमारा आया था वो है काउंसलिंग फॉर्म भरने का। काउंसलिंग फॉर्म भरने का जो है हमारा वो पहला चरण आने वाला है। तो पहले आप देख लीजिए कि आपको किस तरीके से जो है वो अपने चरण पूरे करने हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको अपने किसी भी कंप्यूटर पे या अपने लैपटॉप पे या अपने फोन पे आपको इस साइट को विजिट करना है। साइट है बच्चों आपकी mgcgb.mponline.gov.in। इस साइट को आपको सर्च कर लेना है। ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे आपने जो भी आपके मोबाइल में इंटरनेट ब्राउजर है उस पर आप ये चीज डालेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय एक्रीडेटेड बाय ये सारी चीजें आपको यूनिवर्सिटी की ओपन होगी और नीचे आपके कुछ इस तरीके से 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। ऑप्शन नंबर पहले में आएगा बेटा सर्विसेज और ऑप्शन नंबर 2 में आएगा लॉगिन। तो आपको बेटा सर्वप्रथम सबसे पहले जो आपको सर्विसेज पे जाके आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से आपको ये समझना है, बिल्कुल भी किसी भी तरीके की आपसे जो है वो गलती ना हो, क्योंकि अगर यहाँ गलती हो जाती है तो बेटा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय और एडमिशन के समय आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है। क्योंकि जिन बच्चों के कम नंबर आए हुए हैं, कम नंबर वालों के पास ये बहुत ही सुनहरा मौका है कि आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके और कई प्राइवेट और संस्थानों से अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका आपको मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे हमारे जो प्राइवेट कॉलेज है उससे लाख गुना अच्छी है हमारी ये महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। तो आपको क्या करना है, सर्विसेज वाले ऑप्शन पे जिस तरीके से आपको पहले क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास पेज खुल के आएगा। इस पेज में बेटा सबसे पहले नंबर पे आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एडमिशन फॉर रेगुलर स्टूडेंट, रेगुलर स्टूडेंट के एडमिशन के लिए आपको पहले नंबर पे लिंक दिखाई देगी जिसमें लिखा हुआ है एडमिशन फॉर्म रेगुलर स्टूडेंट 2025-26। यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को जो चरण नंबर 1 था या जो स्टेप नंबर 1 थी अपने आप को पंजीयन कराना, तो वो आपको पंजीकृत करा लेना है। यहाँ पे बेटा आपको क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस साइट पे जाना है। साइट पे जाने के बाद सर्विसेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्विसेज पे क्लिक करेंगे ये पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे जो पहला नंबर का जो आपके पास ऑप्शन आएगा यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे बेटा तो कुछ इस तरीके से आपके पास पेज खुल के आएगा। पेज में सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दे रहेगी वो दे रहेगी यूनिवर्सिटी का नाम। तो यूनिवर्सिटी का जैसा कि ये साइट हमारी जिसकी है महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो हमारा चित्रकूट में है, सबसे पहले यहाँ पे आपको उसका नाम अंकित कर देना है और ये ऑटोमेटिक आपके पास फिल होके आ जाएगा। आपको जो सबसे पहले चयन करना है वो आपको सिलेक्ट प्रोग्राम क्लिक करना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बेटा सिलेक्ट प्रोग्राम। तो सिलेक्ट प्रोग्राम में सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिलेक्ट प्रोग्राम में इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको ये क्लियरली दिखाई दे। चलिए, तो सिलेक्ट प्रोग्राम में बेटा सबसे पहले आपको यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट यूजी आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्या सिलेक्ट करेंगे आप, अंडर ग्रेजुएट सिलेक्ट करेंगे। सेकंड नंबर पे आपको कोर्स का नेम अंकित करना है, तो कोर्स में भर देंगे आप बीएससी। बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस। यहाँ पे आपको बीएससी एग्रीकल्चर नहीं ढूंढना है, केवल और केवल बीएससी कर देना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे ब्रांच और सब्जेक्ट का नाम आपको अंकित कर देना है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर चुन लेना है। एलिजिबिलिटी के लिए पीसीएम वाले बच्चे या पीसीबी वाले बच्चे या एग्रीकल्चर 1 2 3 वाले, ये तीनों प्रकार के बच्चे जिन्होंने 12वीं की परीक्षा इन तीनों सब्जेक्ट से दी हुई है, जिस बच्चों ने 12th की परीक्षा 10+2 की परीक्षा इन सब्जेक्ट से दी हुई है, वो हमारे एलिजिबल हैं इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश हेतु। फिर आपको उसके बाद बच्चों डिसिप्लिन में फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे एडमिशन टाइप में बेटा रेगुलर आपको सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है, रेगुलर। मीडियम पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहता है वो इंग्लिश सिलेक्ट करेगा, जो हिंदी से पढ़ना चाहता है वो हिंदी सिलेक्ट करेंगे।
इतना कुछ भरने के बाद आपको सेकंड नंबर पे आएगा पर्सनल डिटेल। ध्यान रखिएगा, पर्सनल डिटेल में आपको वही चीजें भरनी है जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में अंकित हैं और जो आपने एमपीपीएटी का फॉर्म भरते समय सारी चीजें जो दी थी, सेम टू सेम वही चीजें आपको यहाँ भरनी है। यहाँ पे बेटा सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, फिर आपको वही नाम अपना हिंदी में लिख देना है। इधर आपके पास बच्चों लास्ट नेम आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो आपने एमपीपीएटी में दी थी वो आपको भर देना है। उसके बाद बच्चों जेंडर आ जाएगा कि आप जो है वो मेल है या फीमेल है, यहाँ उसको चुनाव कर लेना है। फादर का नेम भर देना है बेटा। फिर आपको अपना मैरिटल या आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, आपको वो भर देना है। अपनी कैटेगरी भर देनी है, जनरल से, एसटी एससी से किससे बिलोंग करते हैं। डोमिसाइल का ध्यान रखेंगे, डोमिसाइल में आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश भर देना है। जिन बच्चों के पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे मध्य प्रदेश सिलेक्ट करेंगे। इधर आपको बच्चों अपनी जो है वो माता जी का नाम अंकित कर देना है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे बेटा भर देनी है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इसके साथ साथ फिर जब आप इतना क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे कैटेगरी भरने के बाद, यहाँ पे बेटा कैटेगरी भरने के बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी भर देनी है कि आप बच्चों किस नेशन से हैं, तो यहाँ पे आपको इंडियन भर देना है। और फिर आपको यहाँ पे ब्लड ग्रुप के साथ साथ अपना रिलीजन भर देना है कि आप हिंदू है या किस आप जो है बच्चों वो धर्म से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपको अपना रिलीजन भरने के बाद फिर आप जब आगे बढ़ेंगे तो सेकंड पेज में आपके पास ये चीजें उसी पेज में आपकी खुलने वाली है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भरना है, घर का नाम, कॉलोनी का नाम, आप किस सिटी से हैं, कौन से स्टेट से हैं, आपका जिला या डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, पिन कोड कौन सा है। और सेम टू सेम जानकारी आपको यहाँ अपने परमानेंट एड्रेस में भर देनी है। जो बच्चे कहीं और रहते हैं और जिन बच्चों का परमानेंट एड्रेस कहीं और है वो इन दोनों जानकारियों को अलग अलग भी भर सकते हैं। और जो बच्चे अपने घर में रहते हैं उनको दोनों जानकारी सेम टू सेम भर देनी है। फिर बेटा आपका आधार डिटेल आ जाएगी, मोबाइल नंबर आपको भर देना, याद रखिएगा मोबाइल नंबर कोशिश करें तो आपका वही रहना चाहिए जो आपने एमपीपीएटी में फॉर्म भरते समय दिया था। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी आपकी भर देनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा हुआ है कि क्या आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तो जो बच्चे अच्छे हैं और वो यहाँ पे नोटिक करेंगे। फिर यहाँ पे पूछा हुआ है क्या आप अपनी महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के एम्प्लॉय है, क्या आप वहां पे काम करते हैं, तो आपको बेटा यहाँ नहीं भरना है। क्योंकि अगर आपके यहाँ से कोई भी आपके पालकगण वहां पे कार्य करते हैं तो आपको यस भर देना है, तो आपको वहां पे जो है वो एम्प्लॉय कोटा मिलेगा। और जो नहीं करते हैं उनको यहाँ पे नो भर देना है। फिर बेटा आपको यहाँ पे क्या आप पहले से एनरोल है, क्या आप पहले से यूनिवर्सिटी में अंकित है, तो जो बच्चे पहली बार इस फॉर्म भर रहे हैं वो यहाँ पे नो करेंगे। और फिर यहाँ पे आपको एबीसी आईडी, जो आपकी अपार आईडी बनी हुई है, अपार आईडी को डालने के बाद यहाँ पे बेटा आपकी 10वीं की जो है आपने 10th क्लास की परीक्षा किस बोर्ड से पास की हुई है, यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम भरना है। यहाँ पे आपको 10वीं का रोल नंबर भर देना है। इसके बाद आपको 10वीं में कितने नंबर थे या किस साल आपने अपनी 10वीं की परीक्षा पास की हुई है। इसके बाद टोटल नंबर 10वीं में कितने थे और आपको उनमें से कितने मिले थे। मान लीजिए किसी बच्चे के टोटल 600 नंबर थे और 600 में से 400 नंबर उसके आए थे, तो यहाँ पे आपको 600 भरना है, यहाँ पे 400 भरना है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके परसेंटेज जो है वो इस साइट के द्वारा ले लिए जाएंगे। इसी तरीके से जानकारी आपको 10वीं और 12वीं की भी भर देनी है। 12वीं में भी यहाँ पहले आपका बोर्ड का नाम आ जाएगा। अगर आप एमपी बोर्ड से हैं तो आपको एमपी बोर्ड यहाँ अंकित कर देना है। और जो बच्चा आईसीएससी या सीबीएसई बोर्ड से है वो यहाँ पे उस चीज को जो है वो अंकित करेंगे। यहाँ पे भी आपको रोल नंबर भरना है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या रिजल्ट आपका अवेटेड है, तो रिजल्ट आपका अवेटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो टिक करेंगे क्योंकि सारे बच्चों के रिजल्ट आ चुके हैं। अगर आपने 12th पास कर ली है तो आपके पास रिजल्ट जरूर होगा, तो यहाँ पे नो टिक करना है। फिर किस वर्ष आपने अपनी 12वीं की परीक्षा को पास किया है, कितने में से आपको कितने नंबर प्राप्त हुए हैं, इनके साथ साथ आपको यहाँ पे अपने परसेंटेज को भर देना है। केवल और केवल ये दो जानकारी आपको भरनी है, जानकारी नंबर 1 और जानकारी नंबर 2। जब इस इंफॉर्मेशन को बेटा आप अपनी पूरी तरीके से फिल कर देंगे तो आपको इसके बाद चीजें देखने मिलेंगी। फिर आपको बेटा यहाँ पे आएगा आपको एक और ऑप्शन, आर यू क्वालिफाइड एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्या आपने किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया हुआ है, तो इधर आपको यस टिक कर देना है, क्लिक कर दें। किस पे आप क्लिक करेंगे, गेट ओटीपी पे। तो ध्यान रखिएगा कि जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे अंकित किया हुआ है,
जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे अंकित किया है, जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज दिया जाएगा। जैसे ही आपके पास ये ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को बेटा आपको यहाँ पे नीचे दिखा रखा है, प्लीज एंटर ओटीपी। यहाँ पे 4 अंकों का आपके पास ओटीपी आएगा, 4 अंकों का ओटीपी आपके पास प्राप्त होगा, और उसको प्राप्त करने के बाद आप वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही बेटा आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको अपलोड फोटो विद सिग्नेचर का जो है वो एक नया आपके पास कॉलम जुड़ जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको अपनी फोटोग्राफ और उसके साथ साथ अपने सिग्नेचर, इसका फॉर्मेट क्या होने वाला है, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होने वाला है। यहाँ पे बच्चों आपने अपनी फोटो आ जाएगी और यहाँ पे सफेद कागज में आपके सिग्नेचर होंगे। ये दोनों चीजें आपको 200 केबी से कम की साइज में, कितनी साइज होनी चाहिए बेटा, 200 केबी से कम की साइज में आपको ये बना लेनी है। और बनाने के बाद आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपलोड इमेज का ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पे आपको अपलोड इमेज का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके अपनी फाइल मैनेजर ओपन होगा। उस फाइल मैनेजर में से आपने अपनी फोटो और जो आपके साइन है इस तरीके से जो आपने लिए हुए थे, जो आपने जहां सेव किया था, उसको आप इस तरीके से यहाँ आके इसको अपलोड करेंगे। और अपलोड करने के बाद आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। जब आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे तो यहाँ पे बेटा आपको डिक्लेरेशन पे यस पे टिक कर देना है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सारी सही है, और किसी भी प्रकार से अगर ये गलत पाई जाती है तो उसके लिए मैं पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। तो ये आपने अगर सारी जानकारी एक बार आपको चेक कर लेनी है। अगर सारी जानकारी आपके द्वारा भरी हुई सही है तो इधर आप पे टिक करने के बाद बेटा सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही बच्चे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपकी यहाँ पे फोटो अपलोड कर देनी है। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से एक आपके पास फॉर्म क्लियर होके आएगा, जो आपको एक रीचेक के लिए रहेगा। इसमें अभी लिखा हुआ है कि आपकी फीस प्राप्त नहीं हुई है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास ये जो फॉर्म खुलेगा ये प्रीव्यू के लिए आएगा। प्रीव्यू के लिए मतलब आपको पहले इसको देखने के लिए ये फॉर्म आपके पास खुलेगा। इसमें आपको क्लियरली लिखा रहेगा। सबसे पहले अगर मैं इसको पढ़ के दिखाऊं तो सबसे पहले बच्चों आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन हो जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों आपकी पेमेंट अभी डन नहीं हुई है तो नॉट डन लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे पेमेंट की डिटेल लिखी हुई है। जनरल वाले बच्चों की जैसे कि हमने शुरू में बताया था 600 रुपए फीस लगेगी, 150 रुपए आपके पोर्टल चार्जेस अलग से लिए जाएंगे, 150 रुपए पोर्टल चार्जेस आपके अलग से लिए जाएंगे। अगर मैं बात करूं ST SC वाले बच्चों की तो उनकी 300 रुपए प्लस 150 रुपए लगेगी, और जनरल वाले बच्चों की 600 रुपए प्लस 150 रुपए लगेगी। ये दो तरीके की फीस आपकी यहाँ पे लगने वाली है। तो जो टोटल अमाउंट जनरल वाले बच्चों का बनेगा ये बनेगा आपका 750 रुपए। 750 रुपए के साथ साथ बच्चों यहाँ पे वो जानकारी जो आपने अभी सरी भरी हुई थी, जो आपने जानकारी भरी हुई थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अंडर ग्रेजुएट के लिए BSc करनी है, रेगुलर करनी है, ये सारी जानकारी आपको एक बार फिर से चेक कर लेनी है। यहाँ पे आपको पापा का नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ, अपना विवाहित है या नहीं है, अपनी कैटेगरी, हिंदी में नाम, माता जी का नाम, आपका क्या जेंडर है, क्या आपका धर्म है, क्या ब्लड ग्रुप है, ये सारी चीजें जो आपने वहां जानकारी दी हुई थी। और यहाँ पे देखने मिलेगा आपको अपनी फोटो सिग्नेचर के साथ। ये सारी जानकारी बेटा आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है। और चेक करने के बाद जैसे ही आप इस चीज को पूरी तरीके से चेक करेंगे, यहाँ पे आपको 10वीं की जानकारी भी मिलेगी, 12वीं की जानकारी भी मिलेगी, सेम उसी तरीके से सारी जानकारी जो आपने फिल की थी वो आपको मिलेंगी। यहाँ पे आपको कुछ और नियम शर्तें दी हुई है कि अगर आपने फीस जमा की हुई है और फीस जमा नहीं हुई है तो किस तरीके से आपको किस नंबरों पे कॉल करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी जानकारी यहाँ पे आपके पास अंकित है। जब आप बेटा इस सारी जानकारी को चेक कर लेते हैं तो फिर नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। नीचे आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा आएगा बेटा प्रोसीड टू पेमेंट। प्रोसीड टू पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको पेमेंट के ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर आएगा, इस रेफरेंस नंबर को आपको लिख के रख लेना है, क्योंकि इन अगर फ्यूचर जब आप फीस जमा करेंगे उस समय अगर आपकी फीस जो है वो अटक जाती है या जमा नहीं हो पाती है तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, इस केस में इस रेफरेंस नंबर की मदद से ही आप अपनी चीजों को सुधरवा सकते हैं। इसलिए इसको आपको जो है वो सेव करके रख लेना है। एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ आ जाएगा, टोटल अमाउंट यहाँ आएगा,
जैसे ही आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपकी फीस जमा हो जाएगी और फिर आपके उसी फॉर्म में यहाँ पे लिखा जाएगा बेटा भुगतान है। भुगतान है की जानकारी आपके पास खुल जाएगी और इस तरीके से वो आपका टोटल पूरा का पूरा जो है वो फॉर्म आपके साथ ओपन होगा और नीचे ऑप्शन दिया रहेगा प्रिंट का। जैसे ही आप बेटा इस प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये प्रिंट करके आपको अपने पास रख लेना है, प्लस आपके फीस की जो पावती है वो आपको अपने पास रख लेना है, क्योंकि ये दोनों की दोनों चीजें बेटा जो है वो आपकी एडमिशन कराते समय आपको अनिवार्य रूप से आवश्यक होने वाली है। तो ये रही हमारी कंप्लीट जानकारी। जिन बच्चों को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जिन बच्चों के थोड़े कम नंबर आए हुए हैं, निश्चित तौर पे आप जरूर से जरूर इस फॉर्म को भरें, इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें और जल्द ही जल्द करके अपनी सारी प्रक्रियाएं महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में अपनी बीएससी एग्रीकल्चर में आवश्यक रूप से जो है वो दाखिला लें। बाकी सारी जानकारी मैंने यहाँ पे दे दी है। अगर आपको किसी भी तरीके से अभी भी कोई समस्या आ रही है या आपको अपनी 2026 की तैयारी करना चाहते हैं बालक और बालिकाएं, तो हमारे साथ जुड़ के हमारे इस नए सफर में आप भी हमारे साथ चले और निश्चित तौर पे बच्चों आप वो हासिल करेंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। तब तक के लिए इस जानकारी को मैंने आपको दे दिया है। एक बार वीडियो को आप फिर से देख लीजिएगा। आप फॉर्म खुद भर सकते हैं या चाहे तो अगर आप अपने फॉर्म को एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ही क्यों ना भराना चाहते हैं, बट एक बार इस वीडियो को आपको देख लेना है ताकि सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।